हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 में 13.5 स्टार्ट करते हैं। तो उसका टॉपिक है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। मीनिंग ये है कि दो लाइन कोप्लेनर कब होती हैं। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि कोई दो लाइन स्क्यू होती हैं अगर वो नॉट कोप्लेनर हो तो। ठीक है, नॉट कोप्लेनर लाइंस को ही हम क्या बोलते थे? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? नॉट कोप्लेनर, नॉट कोप्लेनर लाइंस। ओके, तो अब बात ही आती है कि अगर अब नॉट कोप्लेनर क्या था कि या तो लाइन कैसे होनी चाहिए, नाइदर इंटरसेक्टिंग नोर पैरेलल। ठीक है, नाइदर पैरेलल नोर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है अगर हमें कोप्लेनर प्रूव करना है तो हम कैसे लिखें? तो उसको लिखेंगे, इसी डेफिनेशन को रिवर्स कर दो आप, क्या हो जाएगा? मतलब सेम प्लेन में दो लाइनें कैसे हो सकती हैं। तो उसका मेथड होगा, टू लाइन्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ओके, अब आप देखिए, आपके पास दो लाइनें हैं। फर्स्ट लाइन है, उसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और सेकंड है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये हमारे पास कोई दो लाइंस हैं। अब आपको करना क्या है? अगर हम इन दोनों लाइनों को कहना चाहते हैं कोप्लेनर, दीज टू लाइन्स विल बी कोप्लेनर इफ, कंडीशन क्या बताई मैंने अभी, आइदर दीज आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, दो में से एक कम होना चाहिए। भाई कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में। जैसे आपके पास ये नोटबुक का दिख रही है, इसके अंदर अगर मैं दो लाइनों को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? अगर मैंने एक लाइन ऐसे लिखी है, कोई ड्रॉ की है, तो आप दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? या तो आप इसी तरह से ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, या फिर आप कैसे ड्रॉ कर पाएंगे लाइन को? यहां से लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या होगा कि आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की तो सेकंड लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे, और कोई सिचुएशन तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, या तो फर्स्ट सिचुएशन ये होगी या फिर ये होगी सिचुएशन। ओके, तो अब आप ये देखिए कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि दो लाइन कोप्लेनर है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लाइंस पैरेलल हो, या फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग हो। तो आप लोग देखिए कि अगर आपके पास दो लाइनें ये दी हुई हैं और हम चाहते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल हो, पहला केस हम प्रूव करना चाहते हैं पैरेलल हो, तो पैरेलल कब होता है? फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो b1 है, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो b2 है। अगर हम कहें कि b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों लाइंस कैसी हैं? कोप्लेनर। ये कंडीशन हमने पढ़ी है वेक्टर में, एक्सरसाइज 12.6 में, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ी इस चीज को कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है? जो b1 वेक्टर है और b2 वेक्टर है, इनके i j k वाले कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, तो भी आप कह सकते हो लाइंस पैरेलल है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई पैरेलल को चेक करने के लिए। उसके बाद आता है अगर हमें इंटरसेक्टिंग चेक करना है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती, तो उसका पैटर्न क्या होगा? टू लाइंस इंटरसेक्ट इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। दो लाइन कोई भी दी हुई है हमें और हम चेक करना चाहते हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो 0 होने चाहिए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस, और इसको हमें 0 करना पड़ेगा क्योंकि हम लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहते हैं। अगर मैंने यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास कुछ क्या बचेगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। और ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी तो कह सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर a2 माइनस a1 हो गया, सेकंड वेक्टर b1 हो गया, थर्ड वेक्टर b2 हो गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, बॉक्स मेथड से लिख सकते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर थोड़ा स्पेस देके b1, फिर थोड़ा स्पेस देके b2। ठीक है, इसको हमने ऐसे बॉक्स में लिखा 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसको आपको सोल्व करना आपने सीखा है कहाँ पे, 12.7 में डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आप कहेंगे कोप्लेनर है, अदरवाइज नॉट कोप्लेनर। ठीक है, तो ये था इसका टॉपिक। आप लोगों को क्या चीज़ याद रखनी है, अगर दो लाइंस कोप्लेनर हमें चेक करनी है तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा a1 b1 a2 b2 कौन कौन से वेक्टर हैं, लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि वो पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। दोनों में से एक काम होना चाहिए, या तो पैरेलल होना चाहिए या फिर इंटरसेक्ट होना चाहिए। दोनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे लाइंस कोप्लेनर है, और अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम कहेंगे लाइंस वो कोप्लेनर नहीं है, लाइंस वो कोप्लेनर नहीं है। और जो लाइन कोप्लेनर नहीं होती उनको हम एक नया नाम देते हैं जो हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस हो जाएंगी फिर वो। ओके, स्क्यू लाइंस मतलब डिफरेंट प्लेन्स के अंदर आ जाएंगे लाइंस। ओके, अब देखिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 13.5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो दैट दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इन लाइनों में से आप आइडेंटिफाई करो कि आपके पास a1 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर क्या है, उसके बाद a2 वेक्टर क्या होगा एंड b2 वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आ रहा है a1 वेक्टर तो कितना है यहां से -3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। b1 वेक्टर कितना है यहां से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। a2 वेक्टर की बात करूं तो वो हो जाएगा -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और अगर मैं b2 वेक्टर की बात करूं तो म्यू के साथ जो लिखा हुआ है कितना 6i कैप प्लस 15j कैप माइनस 2k कैप। ओके, अब हमें ये शो करना था ये लाइन कोप्लेनर्स है। तो कोप्लेनर का मतलब क्या था कि लाइन या तो पैरेलल हो या फिर इंटरसेक्ट करे। तो आप लोग ये देखो कि b1 वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है b2 वेक्टर के साथ, क्योंकि ऑब्जर्व करो, देखो क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। क्योंकि यहां पर कितना है 2 एंड यहां पर 6 है, तो 2/6 और यहां पर 3/15 एंड यहां पर -3/-2, ये इक्वल ही नहीं आया। ठीक है, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी कंडीशन। तो हम कहेंगे यहां से कि लाइंस आर नोट पैरेलल। ओके, जब पैरेलल नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट चेक करना चाहिए। तो इंटरसेक्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फाइंड आउट करो। तो इस a2 में से आप a1 को कैलकुलेट करो, डिफरेंस करो दोनों का। तो आपके पास आएगा यहां से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ओके, अब हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या बताया था मैंने अभी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर हो जाएगा b1 और थर्ड हो जाएगा b2। थोड़ा स्पेस देके हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट मेथड से a2 माइनस a1 का कंपोनेंट क्या क्या है, स्केलर कंपोनेंट 2 3 -3। b1 के कंपोनेंट क्या आते हैं देखिए बुक में 2 3 -3, फिर 6 15 एंड -2। ओके, मैंने यहां पे भी लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इस डिटरमिनेंट को मैं अगर एक्सपेंड करता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है, यहां से 0। तो मैं यहां से कहूंगा, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो दो रो सेम है, ठीक है, या फिर एक्सपेंड करके देख सकते हैं। तो मैं यहां से कहूंगा लाइंस, इस बात का मीनिंग क्या हुआ, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, पैरेलल तो नहीं है लेकिन इंटरसेक्ट तो हो गई,
तो हेंस हम कह सकते हैं यहां से लाइंस आर को प्लेनर, ठीक है, को प्लेनर लाइंस हो जाएंगी। ओके तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/2, y माइनस 3/4, माइनस जेड है तो माइनस जेड को आप लिखेंगे z/1 करके, z/-1, ठीक है। उसके बाद x माइनस 4/3 इसको लिखेंगे y माइनस 1/-2 और यहां पर z माइनस 1/1। आपको ये शो करने दोनों लाइन कोप्लेनर है। तो हमारा मेथड वही रहेगा। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां से a1 वेक्टर, फिर b1 वेक्टर, फिर a2 वेक्टर और आफ्टर दैट b2 वेक्टर। इनकी वैल्यूज हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए आपके पास जो a1 वेक्टर बनेगा ना वो क्या होगा, i कैप प्लस 3j कैप। b1 वेक्टर आएगा यहां से 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ठीक है, 2 4 -1 से। ओके, a2 वेक्टर जो है वो आ जाएगा 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और b2 वेक्टर जो है वो आएगा कितना, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो क्या है कि b1 वेक्टर है वो पैरेलल b2 के साथ है या नहीं, आप चेक करो। तो देखो b1 आपके पास ये हो गया, b2 वेक्टर ये हो गया, यहां से 2/3 आएगा जबकि यहां से 4/-2 आएगा। तो आप क्लियरली क्या समझाओगे यहां से कि b1 वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू b2। पैरेलल नहीं है तो आपको क्या चेक करना चाहिए, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर चाहिए हमें, और वो क्या होगा, इस a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर हमने माइनस किया तो 3i माइनस 2j प्लस k कैप आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आया तो उसके बाद हमें इंटरसेक्ट चेक करना है। इंटरसेक्ट के लिए प्रोसीजर क्या होगा, a2 माइनस a1 फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर b2, थर्ड वेक्टर b3, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां से डिटर्मिनेंट आप बनाएंगे यहां से। अब a2 माइनस a1 जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो तो आपको दिख रहे हैं यहां से, है ना, कितना लिखा हुआ है यहां से 3 -2 1 और b1 के कंपोनेंट कितने थे 2 4 -1, नेक्स्ट 3 -2 एंड 1। और यहां से इसको जब हम डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो हमें यहां से भी इसकी दो वैल्यू 0 मिल जाती है, इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो रो सेम है, कौन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। अगर ये कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए तो क्या लिखेंगे, वहां से उसको एक्सपेंड कर लो फिर वहां से, तो आपके पास डिटरमिनेंट 0 आ गई। डिटरमिनेंट 0 आते ही आप लिखेंगे, इस बात का मतलब हुआ कि लाइंस है वो कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो गई तो हेंस हम क्या लिखेंगे, जो गिवन लाइंस हैं वो कैसी हो गई हैं, को प्लेनर। ओके, गिवन लाइंस है वो को प्लेनर लाइंस हो चुके हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में शो दैट द लाइंस x माइनस a प्लस d लिखा हुआ है अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है। y माइनस a अपॉन अल्फा और z माइनस a माइनस d अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन आपके पास ये लिखी हुई है। अब हमें ये शो करना है ये लाइन कोप्लेनर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको उसी तरीके से a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर एंड b2 वेक्टर लिखेंगे। तो a1 वेक्टर यहां से क्या बनेगा, यहां से आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहां से a माइनस डी आई कैप, फिर उसके बाद a जे कैप प्लस a प्लस डी के कैप आ जाएगा। ओके, फिर अगर मैं बात करूं b1 वेक्टर की तो b1 वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा अल्फा माइनस डेल्टा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप और प्लस अल्फा प्लस डेल्टा के कैप। ओके,
अब बात करता हूं A2 वेक्टर की, तो A2 वेक्टर आपके पास कितना बनेगा, यहां से ऑब्जर्व करो, B माइनस सी आई कैप, उसके बाद प्लस B जे कैप प्लस B प्लस सी के कैप। ठीक है, इनको लिखना लाइन से काफी आसान है, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। B2 वेक्टर जो है वो कितना बनेगा आपके पास, बीटा माइनस गामा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस बीटा प्लस गामा के कैप। ओके, अब आप ये देखिए कि B1 वेक्टर जो है वो पैरेलल तो नहीं है B2 वेक्टर के साथ, क्योंकि आप देखो B1 वेक्टर ही होगा, B2 वेक्टर ही होगा, ये पैरेलल तो नहीं है क्योंकि प्रोपोर्शनल नहीं है। जब इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगी, लाइंस आर नोट पैरेलल। ओके, हमें यहां से कोप्लेनर शो करना है, तो कोप्लेनर शो करना है तो या तो पैरेलल होना चाहिए या फिर इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो हमें इंटरसेक्ट चेक करना पड़ेगा। इंटरसेक्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो कितना आ जाएगा, वो आएगा B माइनस सी माइनस ए प्लस डी आई कैप प्लस B माइनस ए जे कैप प्लस B प्लस सी माइनस ए माइनस डी के कैप। ठीक है, अब यहां से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, B1 वेक्टर B2 वेक्टर का बॉक्स मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको कैसे लिखते हैं हम, डिटरमिनेंट फॉर्म से। तो डिटरमिनेंट में क्या आएगा, यहां से तो B माइनस सी माइनस ए प्लस डी, उसके बाद यहां पर B माइनस ए और थर्ड में B प्लस सी माइनस ए और माइनस डी। ओके, उसके बाद सेकंड रो में B1 के जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। थर्ड रो में बीटा माइनस गामा, बीटा एंड बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ सकती है। अगर मैं इस डिटरमिनेंट में C1 में ऑपरेशन लगा देता हूं C1 प्लस C3, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहां से C1 में C3 को ऐड किया, तो ऐड करने से आपके पास आएगा 2B माइनस 2A 2 अल्फा 2 बीटा, एंड यहां से आएगा B माइनस A अल्फा बीटा। ओके, यहां से सेम रखेंगे आप B प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा बीटा माइनस गामा। और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, B माइनस ए अल्फा बीटा, यहां से B माइनस ए अल्फा बीटा और यहां से B प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा माइनस गामा। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 आ गया। इससे पता चल रहा है कि जो लाइंस हैं वो कैसी हो गई, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई तो हम कह सकते हैं हेंस लाइंस जो गिवन है ना, लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस हो गई आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं आपको यहां पे एडवाइज करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपसे यहां पे क्या पूछा गया है कि लाइन इंटरसेक्ट करती है, आपको चेक करना। तो चेक तो हम इंटरसेक्ट किससे कर सकते हैं, जो डिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं उससे हम चेक कर सकते हैं। अगर वो 0 उसकी वैल्यू आ गई है तो आप कहेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लेकिन यहां पे कुछ और भी आपसे पूछा गया है, इफ दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस मेथड से, जो मेथड अभी हमने पढ़ा, इस मेथड से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड आउट नहीं कर सकते यहां से, तो हमें सेकंड मेथड की जरूरत होगी। तो सेकंड मेथड जो है उसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आसान रहेगा हमारे लिए वो क्या रहेगा,
कि हमारे पास कोई भी वेक्टर इक्वेशन दी हुई हो, पहले हम उसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका यहां से लिया, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट लिया। ओके, तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, x प्लस 1/3, y प्लस 3/5, z प्लस 5/7। ठीक है, ये तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 2/1, y माइनस 4/3, z माइनस 6/5। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इस फोर्थ क्वेश्चन के हर पार्ट को हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट को भी कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, सेकंड जो इम्प्रॉपर वे में लिखे उसको पहले प्रॉपर वे में फर्स्ट पार्ट के जैसा लिखो आप। ठीक है, उसके बाद आप उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ हो गया, फिफ्थ तो कार्टेशियन में है ही, सिक्स्थ की फर्स्ट फॉर्म कार्टेशियन में है, लेकिन सेकंड को आप बना सकते हो। ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको कि ऐसी कोई आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है तो उसको आप सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे बदलेंगे। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हम उसके कांस्टेंट टर्म को रिमूव करते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसके लिए हम z इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं सब। तो इनमें से मैं एक सोल्व कर रहा हूं थर्ड पार्ट, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, मैं लेट कर लेता हूं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लैम्डा के इक्वल और सेकंड इक्वेशन को म्यू के इक्वल मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से जर्नल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, जर्नल पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन के ऊपर जर्नल पॉइंट क्या होगा। तो अगर मैं x प्लस 1/3 को लैम्डा की इक्वल रखूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आएगा 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3 एंड 7 लैम्डा माइनस 5। इसी तरह से एनी जर्नल पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन इन टर्म्स ऑफ म्यू क्या बनेगा आपके पास, म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4 एंड 5 म्यू प्लस 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें यह प्रूव करना था कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, हमें शो करना है। ठीक है, यानी कि शो नहीं करना, हमें यहां से डिटरमाइन चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं एक बार, लेट लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड, हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं पहले इसको। ठीक है, हम पहले एज्यूम करके चल रहे हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देन इसका मतलब क्या होगा, दे कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड करेंगे। अगर कोइंसाइड करेंगे इसका मतलब ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ, मीट एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पर मिलने चाहिए। तो जो ये वैल्यू आपके पास है इसको आप इसके इक्वल करेंगे, मतलब 3 लैम्डा माइनस 1 को म्यू प्लस 2 की इक्वल करेंगे। उसके बाद यहां से 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4 करेंगे, और लास्ट वाले को आप इक्वल करेंगे तो आपके पास आएगा 7 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6, 5 म्यू प्लस 6। ओके, अब आप लोग देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो आपके पास आ जाएगा यहां से 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो आपके पास ये इक्वेशन आई, यहां से 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूं,
ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1/2 एंड म्यू की वैल्यू आएगी आपके पास -3/2। और इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पर जो थर्ड इक्वेशन है इसमें सेटिस्फाई करो, आके देखो, ठीक है, इसमें सेटिस्फाई करो। तो यहां से इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहां पर इसमें पुट करूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 7/2 प्लस 15/2 आ जाएगा, यहां से इसमें पुट करोगे। एक्चुअली यहां से ये 7 लैम्डा -5 म्यू और -11 इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें इसको पुट कर रहे हो तो प्लस 15/2 आ गया यहां से और -11, ठीक है, आगे 0 था। और लेफ्ट साइड में आप सोल्व कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में अब आपके पास कितना आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहां पर एज्यूम किया था वो सही है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था क्या, कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, हमने एज्यूम किया था इस चीज को, तो इसका, और अगर ये 0 इक्वल टू 0 आए इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हम लिखेंगे यहां से हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसका क्या तरीका रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, जो आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस लैम्डा की वैल्यू को 1/2 को आप कहां पुट कर दें, या तो इसमें पुट कर दो इस पॉइंट के अंदर, या फिर जो म्यू की वैल्यू उसको आप इस म्यू वाले पॉइंट के अंदर पुट कर दो। तो आपके पास क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों से सेम ही आएगी लोकेशन, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो वैल्यू क्या आएगी वो मैं लिख देता हूं यहां से 1/2 -1/2 एंड -3/2, यह आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो ये प्रोसीजर है जो हमें यूज करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ओके, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू 0 -1 -1 4 5 1 इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू C एंड D। तो आपको सिर्फ ये बताना है इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करती हैं तो हम, हमारे पास दो मेथड हो गए, क्योंकि हमसे यहां पे ये थोड़ी ना पूछा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। हालांकि आंसर में इसने दे रखा है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके दो अप्रोच हो गए हमारे पास। फर्स्ट अप्रोच तो क्या है कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन तक जो हमने पैटर्न यूज किया हम वो यूज करें, या फिर मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया वो यूज करो, ठीक है। तो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो पढ़ा हमने वही पैटर्न यूज करते हैं, ताकि हमारे लिए उस मेथड को समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो देखिए, पहले मैं ए बी लाइन की इक्वेशन बनाता हूं और एक बार सी डी लाइन की इक्वेशन बनाता हूं। तो ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 0 y + 1 z + 1, और 4 में से 0 को माइनस किया तो 4, 5 में से -1 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा आपके पास, एंड 1 में से -1 को माइनस किया तो 2 आ गया। सी डी लाइन की इक्वेशन के लिए x - 3 y - 9 एंड z - 4। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज की बात करता हूं तो -4 में से 3 को माइनस किया तो -7, इस 4 में से 9 को माइनस किया आपने तो -5, और इस 4 में से, लास्ट वाले 4 में से आपने 4 को माइनस किया तो 0 आ गया। ये एक तरह से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो प्रोसीजर क्या है, लैम्डा के इक्वल म्यू के इक्वल कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, यहां से जनरल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। जनरल पॉइंट ऑन फर्स्ट, वो क्या होगा आपके पास, 4 लैम्डा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 लैम्डा -1 2 लैम्डा -1। ओके, उसके बाद सिमिलरली जनरल पॉइंट ऑन सेकंड, सेकंड के ऊपर जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से -7 म्यू + 3 -5 म्यू + 9, एंड यहां से आपके पास ओनली 4 आएगा। ओके, क्योंकि 0 था, देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होके। अब हम उसी तरीके से लेट
क्या लिखेंगे यहां से, लेट लाइन्स फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्ट फॉर दिस हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू -7 म्यू प्लस 3, उसके बाद 6 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -5 म्यू प्लस 9 और 2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 4। तो आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो आपको समझ में आ रहा है यहां से कि थर्ड इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकालनी आपके लिए इजी हो जाएगी। इस वैल्यू का आप यहां पे पुट कर लो यहां से, तो कितना आ जाएगा, 6 × 5/2 -1, यहां से -5 म्यू प्लस 9 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपने यहां से म्यू की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, अब हमें ये दोनों पॉइंट जो हैं इसको इसमें भी और लैम्डा की वैल्यू को भी इसमें पुट करके देखना है, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने यहां से 5/2 यहां पे पुट किया तो 2 यानी कि 10 आ जाएगा, और -1 को यहां पे पुट किया तो 7 + 3, तो आपके पास 10 = 10 आया। तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इस बात का मीनिंग निकलता है कि जो हमने लेट किया था वो सही है। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर ये इक्वल नहीं आए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, उसके बाद इक्वल नहीं आए तो हम लिखेंगे लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहां पे लिख देंगे लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ओके, ठीक है। अब इसमें अगर इंटरसेक्ट कर गए तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो हम नहीं फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर यहां पर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या होगा हमारे पास, देखिए, या तो इस म्यू की वैल्यू जो आई आपके पास -1, इसको आप यहां पे पुट कर लो तो कितना आएगा, -1 को यहां पे पुट करेंगे तो +7 + 3 10 हो गया। यहां से 5 + 9 14 और 4, तो 10 14 एंड 4 आ गया। या फिर इस लैम्डा की वैल्यू जो 5/2 था इसको आप यहां पे पुट कर दो तो भी आपके पास यही आंसर आने वाला है यहां से। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें पता है दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, यहां से आपके पास 5 लैम्डा प्लस 2 है। ठीक है, यहां से 5 कंसिडर नहीं होगा, इसका कितना डायरेक्शन रेशियो में -5 कंसिडर करना पड़ेगा, और यहां पे 1 कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको Z-1 करोगे तो 1 हो जाएगा नीचे फिर। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं एक बार। यहां से A1 B1 और C1 के लिए कितना आ गया, 5 लैम्डा प्लस 2 आ गया। उसके बाद यहां से -5 हो जाएगा, एंड C1 की वैल्यू कितनी बताई थी यहां से अभी 1। ओके, अब आप देखिए यहां से कितना है, 1 है। ठीक है, प्लस यहां से कितना है 2 लैम्डा, और प्लस यहां से कितना आपके पास 3। आप इसको सोल्व करो, आपके पास वैल्यू कितनी आती है। तो अगर मैं इसको 0 इक्वल रखता हूं फिर सोल्व करता हूं यहां से, तो यहां से हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 2, यहां से -10 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बचेगा -5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इजिली समझ में आ रहा है लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमें एक तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि 1 आ गई। आगे पूछा है हेंस फाइंड वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो उसका क्या तरीका होगा, ये लैम्डा की वैल्यू जो 1 है ना, इसको आप कहां पे पुट करेंगे, इसको आप इन सभी में जहां पे लैम्डा है वहां पे आप 1 पुट कर दो। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x - 5/1 पुट करने से कितना आया, 7 आया यहां से। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट में फिर 2 - y है, तो इसको क्या लिख देता हूं मैं यहां से y - 2, और अपॉन कितना था 5, तो उसको क्या लिखेंगे -5। फिर यहां पे 1 - z है, उसको आप लिखेंगे z - 1 अपॉन -1 था, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, इसको हम लैम्डा की इक्वल रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, उसके बाद जो सेकंड है इक्वेशन x/1
और यहां से y प्लस 1/2 अपॉन 2 लैम्डा था, तो लैम्डा की जगह पे अगर आपने 1 पुट किया तो 2 आएगा। एंड यहां से z माइनस 1/3, इसको आपने म्यू की इक्वल रखा, सेकंड इक्वेशन। और प्रोसीजर आप रिपीट कर सकते हैं, बस आपसे ये पूछे इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। तो एक्चुअली यहां से आ रहा है कि नॉट इंटरसेक्ट। नॉट इंटरसेक्ट का मीनिंग ये हुआ कि जैसे यहां से हमने ये प्रूव किया था 10 = 10, तो यहां पर नॉट ट्रू आना चाहिए ऐसा कुछ। यहां से यहां पे लेफ्ट में कुछ अलग नंबर, राइट में कुछ अलग नंबर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम यहां से कर लेंगे, ओके। या फिर आप इसमें डिटरमिनेंट वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ यही पूछा गया कि इंटरसेक्ट कर रही है या लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ओके। तो इसी के साथ हम अपना जो 13 चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, वो हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्लेन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ओके।